बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान में बेचैनी है तो आज़ाद कश्मीर भी पीछे नहीं है। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अवाम सड़कों पर है, अगरचे वहाँ पे हुकूमत जो है वो मौजूद है, कोई इंतखाबात नहीं हो रहे और ना ही किसी के ऊपर मुकदमात बन रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत कहाँ पे है? क्योंकि अवाम आटा मांग रहे हैं, अवाम बिजली के बिलों को जला रहे हैं और लोग सवाल कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कहाँ पर सोई हुई है। दूसरा, मुल्क के अंदर जो इस वक्त सियासी हालात हैं, पाकिस्तान के हालात की अगर बात की जाए तो आज वो लोग इक़्तिदार में आने की बातें कर रहे हैं जो कभी इक़्तिदार से निकाले गए थे और जो आज इस बात पे शिकवा कर रहे हैं कि उन्हें इक़्तिदार में नहीं आने दिया जा रहा, ये कभी किसी को निकालने का सबब बने थे। मुल्क की सियासत में ये उतार चढ़ाव हमेशा से रहा है और यही हमारी वजह है कि सियासी बहरान जन्म लेते हैं और सियासी बहरान जिस मुल्क में हो वहाँ मैशत तरक्की नहीं करती। ये सारे सवालात आज हमने रखे हैं। अपने बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के जनाब सरदार तनवीर इलियास खान साहब। सरदार साहब, किसी तमहीद के बगैर मुल्क की सियासत से आप वाकिफ़ हैं, जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर हम बात की जाए, मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूँगा, वहाँ पर लोग आटे के लिए एहतिजाज कर रहे हैं, लोग बिजली के बिल जला रहे हैं। सच्ची बात तो ये ना हुकूमत नज़र आती है ना अपोजिशन नज़र आती है। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में इस वक्त जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और मसाइल हैं, जो एक पहाड़ की मानद है, और आज़ाद कश्मीर जिसे हम अपने मुल्क की दफ़ाई फसील कहते हैं, वहाँ पे 76 साल तारीख़ अगर उठा के देखें तो ऐसे हालात नहीं थे। इस वक्त जब पूरे मुल्क के अंदर इज़्तिराब और अबतरी की कैफियत होगी और फिर आज़ाद कश्मीर में ये सूरत हाल होगी, और उसके ऊपर ये मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात के हिंदुस्तान की एक अदालत आज़ाद कश्मीर से 370 के रिवोक करने को जायज़ करार दे दे। आज़ाद कश्मीर में आम आदमी तो शायद परेशान था जो ज़मीन के साथ लगा था, लेकिन जो मुखय्यर हज़रात थे, जो आसूदा लोग थे, उनको वो परेशानी ना थी। आज़ाद कश्मीर में एक अच्छा खासा बड़ा तबका ऐसा है कि जिन्हें माली मुश्किलात नहीं थी। ओवरसीज़ बड़े, ओवरसीज़ में बहुत ज़्यादा तादाद है, लेकिन इन 76 सालों में पहली दफ़ा हुआ कि आज़ाद कश्मीर के 3 डिवीज़न हैं और हमारे 10-11 अज़ला में कोई जगह, कोई तहसील ऐसी नहीं है कि लोग सरापा एहतजाज न और घरों से बाहर न हो। आज़ाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट आई वो एक हादसे का नतीजा थी, और जो वज़ीर आज़म हैं, जो बुनियादी तौर पर एक हादसे की सूरत हाल में एक साजिश में बनते हैं, उन्होंने आने के साथ ही जो सबसे पहला उन्होंने इब्तिदा ये की कि जो असातिज़ा की जो तंजीम है उसके लोगों को उन्होंने मुलाज़मतों से बर्खास्त करने के आर्डर जारी किए, जबरी। वहाँ से एक तहरीक जन्म लेती है और फिर असातिज़ा को गिरफ़्तार करना शुरू करते हैं। और आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में ये भी इस आसमान ने देखा कि जो मालूमात थी उनको भी गिरफ्तार किया गया और मैन हैंडलिंग की गई, मर्द थानों में बंद की गई, ख़वातीन को थानों में बंद किया गया। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हम बाग में, जो बाग सिटी थाना है, हम इत्तेफाक से किसी ताज़ियत के लिए गए थे और लोगों ने कहा कि यहाँ पे असातिज़ा की बहुत बड़ी तादाद है जो थाने में है और बहुत बेजार व मददगार है। हम जब थाने में पहुँचे तो उस थाने में कोई 15-20 से ज़्यादा लोगों को रखने की गुंजाइश नहीं है। छोटा सा थाना है, सिटी का थाना है, लेकिन उसमें गुंजाइश कम है। वहाँ पे 81 असातिज़ा एक लॉकअप में बंद, एक लॉकअप के अंदर, उसमें जगह ही नहीं थी उनके पास कि वो जैसे उनको रखा गया था जैसे कोई बहुत बड़े मुजरिम हों। उन असातिज़ा के जो आंसू थे, उनकी दाढ़ियाँ, उनमें से बहुत सारे असातिज़ा अरबिक के इस्लामियात के थे, बारिश थे और उनकी दाढ़ियाँ तर हो रही थी कि हम अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को क्या कहें कि हम किस जुर्म में, हमने कौन सा जुर्म किया। हम जब थाने में गए और हमने ये बात की कि दुनिया के जो मजहब माशरे होते हैं, अगर कोई समरी ट्रायल, ओवर स्पीडिंग, कोई छोटी मोटी ऐसी वायलेशन हो तो असातिज़ा में से कोई तबका अगर अदालत में जाता है तो मगरबी मुल्कों में जजेस ना सिर्फ उन असातिज़ा को कुर्सी पे बैठा के बात सुनते हैं, बल्कि उनके ऊपर आयद किया जाने वाला जुर्माना भी अक्सर औकात वो अपनी जेब से अदा करते हैं, माशरे को ये बताने के लिए कि असातिज़ा की ताज़ीम की जाती है और एहतराम किया जाता है। इन्होंने वहाँ से स्टार्ट लिया और उसके बाद रावला कोर्ट में एक धरना था
जो सड़क के किनारे था, और रावलाकोट की तारीख में उसको 75 दिन वो चले थे, एक पत्ता तक डिस्टर्ब नहीं हुआ था, एक पत्ते तक किसी सड़क के ऊपर नहीं थे, किनारे बैठे। रात के टाइम पे 12 बजे वहाँ पे क्रैकडाउन किया जाता और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता। ये पूरा मन 3 धरना था आज़ाद कश्मीर के अंदर। और चूँकि यहाँ पे जब वफाक में इस तरह के हालात थे, और उससे मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बुनियादी तौर पे बेस कैंप की हुकूमत है, जो सारे के सारे कश्मीर की, LOC के उस पार जो हमारी माएँ हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी बहनें बेटियाँ बच्चे जो हैं, वो हमारी आस के ऊपर लड़ रहे हैं, वो तकमील पाकिस्तान की जंग कर रहे हैं, और उस जंग के लिए उन्होंने हर तरह की कुर्बानी दी है। और यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जो हमारे पास आबाद माजरीन हैं, जिनको हमने इतनी कसम पुर्सी की हालत में रखा हुआ है, मैंने पहली दफ़ा उनके लिए फ़ीकस 1500 रुपये बढ़ाया, ये जबकि 2000 रुपये फ़ीकस दे रहे थे। मुलाजमत तो हमने कोटे के लिए हमने किया। अभी आप ये देखें कि माजरीन के पिछले दिनों घर जल गए, 1 रुपया नहीं दिया गया। जितनी आफात हैं, जिस तरह की भी मुश्किलात है, किसी के यतीम के सर पे, किसी बेसहारा के सर पे। और मैं आपको बताऊं कि वजह क्या सरदार साहब, इन हालात में आप देखें इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कश्मीर के ऊपर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की एक बदतरीन मिसाल इस इंडिया ने कायम की है, इन हालात में आज़ाद कश्मीर के ये हालात। इसमें मलिक साहब जो एक बात में कर रहा था कि जो मुखय्यर हज़रात हैं, कुछ लोग और रिकॉर्ड हैं कि जो आज़ाद कश्मीर में इस पोजीशन में है कि ठीक है वो माली एतबार से आसूदा है, लेकिन उन्होंने हमेशा हुकूमत की भी मामलत की। जब हमने कोई चीज़ उनके ज़िम्मे लगाई होगी तो पीछे नहीं हटे। उन लोगों को ब्लैक मेल करके उनसे पैसे मांगे जाने लगे, और उनमें से कुछ लोग डर के मारे मुल्क से भाग गए। कुछ के बच्चों को गिरफ्तार किया गया, और जो किस्से और राज जो खुले कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मेलिंग है कि उनसे बता लिया जाए। आज़ाद कश्मीर में ये नई चीज़ थी, और उसमें हमारे पूंछ के 1-2 बड़े नामी ग्रामी ख़ानदानों के लोग हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज की गई, उनकी बेटियों और बेटों को भी उसमें दर्ज किया गया। एक हमारे बहुत बड़े बिजनेसमैन भी, उन्होंने हमेशा आज़ाद कश्मीर के अवाम की दिलजोई की, उनकी बेटी के खिलाफ भी FIR। और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया, उनकी एक फैक्ट्री यहाँ पे थी, मिल पे पिंडी में, आतार में, उमुक में, कि यहाँ पे ये होता है, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो प्रोहिबिटेड हो, खिलाफ कानून हो। दूसरी बात यह कि वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में नहीं थी। और इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के एक मेंबर असम्बली चौधरी अलीशान सोनी को कोई 10-12 साल पुरानी एक बिल्कुल फरसुदा और ख़त्म हुई FIR में गिरफ़्तार करवाया जाता थाना सदर बैरूनी में। यह समानी का वो हल्का है कि जहाँ पे हमें अभिनंदन का जहाज़ मार गिराया, और समानी के लोग जो अपने मुल्क का सिपाही हैं, उन्होंने जिस गैरत का मुजाहरा किया, उस समानी के हल्के में आग लग जाती है कि हमारे MLA की इतनी इंसल्ट हो गई। और आप ये देखिए कि जो SHO है, उसको ये बताया नहीं जाता कि MLA को गिरफ्तार करने जा रहे हो। वह SHO भी बड़ा परेशान होता है कि ये कैसे हो गया। मैं ये समझता हूँ कि कोई एक लम्हा अगर आप ये देखें, और हर आदमी जो बाइज़्ज़त है उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए। हर मज़हब माशरा ऐसे करता है, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं किसी को बेइज्जत करूँ। लेकिन सरदार साहब, ये तो हुकूमत की नाकामी है, लेकिन साथ अपोजिशन क्या कर रही है? देखिए मलिक साहब, जो इसमें सबसे बड़ी बात है जो हमारे लिए तशवीशनाक है, और मैंने 12 अपने कौमी इदारों से हम ये पहले भी अपील की, अब भी कहेंगे कि देखिए मुल्क की जो नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदें हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग अपने मुल्क के लिए हर तरह की कुर्बानी देते रहे और आगे भी देंगे। उनको ना तो मैं ये समझता हूँ कि खामखा तबर्रे कसे जाएँ, ना उनके ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम। मैंने पहले ये कहा कि ना हम गद्दार हैं, ना गद्दारों की औलाद है। अपने मुल्क के लिए जान देंगे, और हमारी लाशों से गुजर के कोई मुल्क तक पहुँचेगा। आज़ाद कश्मीर में पूंछ में एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें कौमी इदारों से, ये मैं समझता हूँ कि ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसकी ये दरख्वास्त रिजेक्ट की। उनसे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ मांगी जाती हैं कि मैं ऑपरेशन करूँ पूंछ में। हमने ये कहा कि ये ऐसे खामखा ऐसी चीज़ें करके ऐसे लोगों के साथ भी ज़्यादती हुई कि अगर कोई घर के लिए आटा कहीं से लेके जा रहा था तो आटे का आपको बैग आज मिलेगा, बंदा नहीं मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी फ़ज़ा कायम की जाए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग, उसने कहा जी मैं ये याद करेंगे मुझे, ये नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत है। इसमें देखिए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, चूँकि ये एक साजिश रचाई गई और साजिश के नतीजे में 52 के उसमें इनको 48 वोट मिल जाए,
तो उसमें यह है कि अपोजिशन इस वक्त जिस तरह उस कंजे में लाई गई और जिस तरह वो हज़रत अनवार साहब जो इतने निचले लेवल पे जाके लोगों से इंतकाम ले रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के ऊपर जड़ों के ऊपर वार हो रहा है, मुल्क को नुकसान हो रहा है। लेकिन सरदार तनवीर साहब, आप वज़ीर आज़म रहे, आपने वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम किया, आपकी हुकूमत बनी, आज आप क्यों नहीं वहाँ किरदार अदा कर रहे? आप आवाम की बात क्यों नहीं कर रहे? कश्मीर के अंदर आप लोगों को ये बताया जाए कि पाकिस्तान के साथ उनकी जो मोहब्बत है अपनी जगह पर है, लेकिन जो उनके मसाइल हैं उनको हल करना तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए मलिक साहब, इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चूँकि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादती इस तरह हो रही है कि जो आपके यूनिट बेसिक होते हैं, अगर आप 100 से 101 हो जाएं तो टैरिफ है 15 से 37 पे चले जाए। ये कैसे मुमकिन है? नीडल सुई गलत फिर गई, उसको बड़े नीचे वाले के साथ इतनी ज़्यादती। हमने ये कहा कि ये इसको रैशनल करो, 300-350 यूज़ करने वाले को फ्री कर दो। फ्री हो सकती है, इसके पोटेंशियल दूसरे मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए अक्ल चाहिए, शऊर चाहिए और तम्मल चाहिए, साजिश नहीं चाहिए। अब इस वक्त मैं जो रोल अदा कर सकता था असम्बली के, मैं बाहर हूँ। हमारा चूँकि अभी केस था वो पेंडिंग भी है सुप्रीम कोर्ट में, तो हम चूँकि असम्बली के बाहर एक भरपूर अपोजिशन का रोल जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हम इन जंजीर को हिलाई देते हैं, वाले सद्दाक जाए कि जी आपने कहा था हम जंजीर हिलाई देते हैं, हम हिला रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि उसमें इस वक्त जो हज़रत सरकार अनवार हैं, जो मुल्क को वो नुकसान कर गए हैं, इसको वापस रिकवर करना या रिपेयर करने के लिए आपको डिकेड्स लगेंगे, ये हम नहीं कर सकेंगे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई जा सकती? सारी सियासी जमातों को बुलाया जाए। मसला इस वक्त जो कश्मीर के हालात हैं, ख़ासतौर पर अगर आप इंटरनेशनली देखें मकबूजा कश्मीर की वजह से, क्या APC की ज़रूरत नहीं है इस वक्त? ये बिल्कुल है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो APC है ये कौमी लेवल की APC है। देखिए मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग तकमील पाकिस्तान की जो जंग कर रहे हैं, बाबा कौम अलैहिर्रहमान ने कश्मीर को ऐसे शारक नहीं कर। देखिए जो जोग्राफिया समझते हैं, जो हालात समझते हैं, जैसे शामी साहब कह रहे थे कि जी हमारे GT रोड के ऊपर बंदूकें लगी हूँ, ये अल्लाह पाक की तख्लीक थी रियासत, और इस रियासत का जोग्राफिया होने से हिंदुस्तान पीछे था। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोगों के जो जहाँ तक पहुँचे थे उसमें हमारा कोई रोल नहीं था, यानी किसी हुकूमत का कोई रोल नहीं था। ये लोग अपनी मदद आपके तहत बाहर गए और बाहर की पार्लियामेंट में बैठे। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट और असम्बली का तल्लुक़ है, इस वक्त उन्हें ये चाहिए था कि आज़ाद कश्मीर असम्बली का सेशन हो। एक MLA कितने घंटे बात करना चाहता है, यानी आज भी करे, कल भी करे, हफ्ता करे, और यूरोपियन मुल्कों के सुफराए कराम उनको बुलाए और उनका मीडिया और उनके हर उस ज़राए को इस्तेमाल किया जाए कि आके देखो ये कानून साज असम्बली सरापा एहतजाज है, आओ बका कर रही है, इनकी बात सुनो, इनकी आज़ारी सुनो। लेकिन आज़ाद कश्मीर असम्बली में सिर साजिश हो और वहाँ पे सुतम बाला सुतम। यानी इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की ये फैसला करती है, आपने क्या करना था, वो एक बिल लेके आ गए असम्बली के अंदर के इज़हार राय पे। इस बिल पे मुझे तफसीली बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक ले लें, कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे कि हम आज जो है वो बात करते हैं पूरी दुनिया के अंदर आज़ादी इज़हार राय की, लेकिन अगर हमारे यहाँ ये सोचा जाए कि नहीं जी लोगों की आवाज़ दबा दें, लोगों को बात करने का मौका न दें, इसके मकासद क्या हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के लिए। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। सरदार तनवीर इलियास खान साहब साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब, अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे आज़ादी इज़हार राय की। ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत को ज़रूरत क्या पड़ी कि इस पर भी पाबंदी लगा दें? देखिए आज़ाद कश्मीर उसमें असम्बली में मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसे काम हर रोज़ कभी साबिक सदूर और वज़ीर आज़म की मराहत हूँ और उनके लिए ऐसी मराहत के जो आज़ाद कश्मीर के कोई भी सिंसियर लीडर शर्माए कि मैं ये लूँगा, लेनी चाहिए। और उसके साथ ये है कि कोई ऐसा काम हर रोज़ चूँकि ऐसा आ चुके जो बुनियादी तौर पे साजिश हो और जहन के अंदर फतूर हो तो वो ऐसा काम करते। और इस वक्त जब हमने हिंदुस्तान को तबर्रे भेजने थे, उसको हमने नंगा करना था दुनिया के सामने कि इसकी सुप्रीम कोर्ट कौन होती है। एक तरफ अक़वाम आलम है, सिक्योरिटी काउंसिल है, और हिंदुस्तान की अपनी कमिटमेंट से अक़वाम मुत्तहिदा, क्या हिंदुस्तान की अदालतें और हिंदुस्तान इतना बालादस्त है कि अक़वाम आलम के बाजू मरोड़ेगा। और कश्मीरी जो दुनिया की हर कुर्बानी दे चुके उन कश्मीरियों को ये ख़रीद पाएगा, उन कश्मीरियों के अज़म को, हौसले को, हिम्मत और शजात को हिंदुस्तान कैसे चैलेंज कर सकेगा?
आज़ाद कश्मीर असम्बली से ये ऐसी गूंज होती, बात जाती, आज़ाद कश्मीर असम्बली में बिल ले आए कि अगर कोई नालायक, कोई सियासी तौर पे इनकम्पिटेंट आदमी, अगर कोई ऐसा भूना आदमी हुकूमत में आए तो उसके बारे में बात न करना। जमहूरी माशरों के अंदर अगर ये हक छीन लिए जाए तो फिर जमहूरियत किस चीज़ की है? फिर तो डिक्टेटर गनमैन रूल आ जाएगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि लोगों को ये कहना कि आप हम पे तनकीद नहीं कर सकेंगे, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। लेकिन सरदार साहब, वहाँ की सियासी जमातें, उनकी तरफ से मीडिया, सिविल सोसाइटी, उसकी तरफ से जो रिएक्शन आने की तवक्को थी, क्या मीडिया का साथ देने के लिए सियासी जमातों को मैदान में नहीं आना चाहिए? देखिए, आज़ाद कश्मीर में जब से ये आए, आज़ाद कश्मीर के मीडिया को सख्त चैलेंजेस का सामना, उनके इश्तिहार बंद कर दिए गए, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं। और ये इस हुकूमत के आने के बाद मेरा 10-15 सहाफ़ी ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि जो ये वाली फेज़ चल रही है, ये अब जल्द लोग इसके ऊपर बगावत पे उतर आए, और अगर ये चीज़ संभली ना या अपने किसी नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन में ना गई तो मुझे हालात अच्छे नहीं लगते। अदम एतमाद की बातें हम सुनते हैं, अदम एतमाद की तैयारी हो रही है। आपको लगता है कि आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद आ सकती है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ? देखिए, जो वहाँ पे किबला बैठे हैं उनके ऊपर अदम एतमाद का जहाँ तक तल्लुक है वो तो सुबह शाम हो रहा है। हर एक काउंसलर, हर एक चेयरमैन अदम एतमाद नहीं जूते मार रहे हैं। आज तक आज़ाद कश्मीर की तारीख में ऐसा वज़ीर आज़म नहीं आया कि वो किसी इलाके में जाए और वो चीज़ फेंकी गई जो फेंकी जा सकती थी, और वो गाली दी गई जो गाली दी जा सकती थी। इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। और रोज़ लोग आए, रोज़ हमारी माएँ, बूढ़ी ख़वातीन 80 साल 90 साल की जोड़ियों फैला के। सरदार साहब, ये तो हुकूमत का इशू नहीं, इसका मतलब ये है कि तो आज़ाद कश्मीर के साथ ज़्यादती हो रही है। आज़ाद कश्मीर के साथ ज़्यादती हो रही है और हमारे मुल्क के साथ ज़्यादती हो रही है। ये दफ़ाई फसील है। आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग जो है, मैं ये समझता कि सुकून के साथ हूँ, पूरे मुल्क में सुकून में होंगे। आज़ाद कश्मीर की परेशानियाँ सबको परेशान करेंगे, इसलिए कि मैं ये कहता रहता हूँ कि 24 करोड़ जो हमारी कौम है, ये आज़ाद कश्मीर की रियासत उनके दिलों में बसती है। हर पाकिस्तानी इस रियासत के लिए किसी भी कुर्बानी तक वो जाता है, जाने को तैयार है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, चूँकि नफसियती आदमी बहुत सारे मसाइल और मसाइब का बायस बन चुका है। जो आपने अदम एतमाद का कहा, इंशाअल्लाह लोगों को जल्द खुशखबरी देंगे, और दिनों की बात है, इंशाअल्लाह खुशखबरी आने वाली। पाकिस्तान में इंतखाबात होने वाले हैं सरदार तनवीर साहब, अगर पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाते हैं, आज़ाद कश्मीर में भी इंतखाबात होने का इम्कान है? देखिए, मैं ये समझता हूँ मलिक साहब कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं इसकी लॉन्ग रन आपने देखनी होती है अहमियत। अगर आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन है वो उसका अपने टाइम रहता है 3 साल, तो मैं उसके लिए कोई जवाब नहीं समझता कि पूरी आज़ाद कश्मीर असम्बली को लपेटा जाए। लेकिन अगर इसको दूसरे एंड पे देखें तो जो यहाँ के हालात हैं वो आज़ाद कश्मीर के हालात से क्या बेहतर हैं, अच्छे हैं या बेहतर? पूरे मुल्क में एक जैसी सूरत हाल है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के हालात ज़्यादा बेहतर है। आज़ाद कश्मीर का वो आदमी जिसका कभी एक आंसू नहीं निकला होगा, वो भी इस वक्त ज़ारो कतार रो रहा है। ये जुल्म हो गया आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको इसी तरह जारी रखा गया, ये हमारे सिविलाइज और महज़ूब माशरों की रूह के मुनाफी है। सरदार साहब, 8 फरवरी इंतखाबात जिसका ऐलान भी हो चुका, सुप्रीम कोर्ट बड़ी सीरियसली इसका नोटिस भी ले चुकी, तो की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात 8 फरवरी को हो जाएंगे। इंतखाबात आपको कितने पुरसकून और पुरअमन दिखाई देते हैं? क्योंकि इतनी इस वक्त अफरा तफरी है, इतनी दूरियां हैं, इतनी नफ़रत है, शायद पाकिस्तान की सियासत में आपने इतनी नफ़रत कभी नहीं देखी होगी। देखिए मलिक साहब, बात यह है कि चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इसकी मुख्तलिफ ज़िंदगियाँ हैं और मुख्तलिफ तरीक़ाकार। आज़ाद कश्मीर में जो भी हुकूमत आई होगी उसने कुछ शर्म हया का एक, जिसमें यह समझता हूँ कि चादर थी, वो अगले को थमाई होगी कि इससे आगे लेके चलो। एक ऐसी हुकूमत का आ जाना कि जिसकी यहाँ कोई कलमा नहीं, कोई खैर नहीं, कोई अच्छा ही नहीं, और उसने आते ही इन चीज़ों के ऊपर कि ये वकला की तंजीम है, ये साफ़ियों की तंजीम है, उसने हर एक को कहा कि मैं तुम्हें डरा के दिखाऊँगा। और किसी ने क्या डरना था, अभी उसके रगो पे में ये चीज़ें जा घुसी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बुनियादी तौर पे इस वक्त जो आपका मेरा, मैं यार लिखने वाले को भी कहता हूँ, अपने दोस्तों को भी ये कहता हूँ कि अपना रोल अदा करें और आगे बढ़ के आज़ाद कश्मीर के लोगों की न से दवाएँ लें, चूँकि जिस परेशानी में वो लोग हैं, लेकिन अपने जो हमारा जो फरीज़ा है पाकिस्तानी होने के नाते, जो हमारा फरीज़ा बनता है उसको अदा करें। आप ये देखें कि
बहुत साथियों ने कहा कि फ़लस्तीनी चूँकि PLO की हुकूमत जो थी वो मतलब वो लेजिटिमेट डिक्लेयर हुई थी। आज़ाद कश्मीर की इंटरनेशनल कोई उस हवाले से नहीं है, तो न आज़ाद कश्मीर वालों को ये चाहिए। आज़ाद कश्मीर वाले पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल ईमान रखते हैं और वो अपना इसी को मंजिल और मकसद और अपना मुल्क समझते हैं। बाकी चीज़ों के ऊपर बात होती रहती है, लेकिन ये देखने की आपकी और मेरी है कि तारीख़ हमारे बारे में क्या कहेगी, कैसे कहेगी कि एक ऐसा आदमी आया, उसको कोई पूछने वाला नहीं था और वो इतना टाइम पूरा कर। सरदार साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, उसी की तरफ से आप वज़ीर आज़म भी बने। आज अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए, कुछ चीज़ें बड़ी हैरान कुन भी होती हैं। इस वक्त इदारों के साथ टकराव, मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग रियासत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ जिस किस्म की मुहिम चलाए हुए हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा? बहुत शुक्र मेरे साथ। एक जो आपके पहले सवाल का हिस्सा रह गया था, देखिए जो इलेक्शन है मुल्क के, एक चीज़ मैंने कुछ दिनों पहले भी कही मुख्तलिफ इंटरव्यू में, इन इलेक्शन के लिए मैं ये समझता हूँ कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, वो इदारे हैं, वो जुडिशरी है, सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सर जोड़ के बैठे कि मुल्क को सबसे पहले इसका इतना पोटेंशियल होने के बावजूद कई $100 बिलियन दूसरे मुल्कों में पड़े हुए, हम गरीब से गरीबतर हो रहे, आम आदमी की ज़िंदगी जीर्ण हो रही है, उसका कोई पूछने वाला नहीं। और आज़ाद कश्मीर के अंदर गंदगी, माहौलियात और ऐसे ऐसे मसाइल कि क्या कहने। तो इस हवाले से हमारा ये ख्याल है कि इसके अंदर अगर इज्तिमाई तौर पे चला जाए तो इसमें से निकला जा सकता है, नहीं तो ये ऐसी खाई की तरफ लीड होगी कि ये खाई मुल्क और कौम के लिए तबाह कौन हो सकती है। यानी सियासी बहरान के ख़ात्मे के लिए नेशनल डायलॉग। देखिए, इसलिए कि हमारा जो मार्कअप है वो 27 से 28 पर चला गया। ये दुनिया के अंदर जो लोग नज़र रखने वाले, देखिए डबल डिजिट बहुत ख़तरनाक है। अब जब डबल डिजिट से बहुत ऊपर बात चलेगी, 27-28% का मतलब है कि मुल्क के अंदर कोई कैपेसिटी नहीं, और मुल्क के अंदर वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग बनाने वाले थे उनको भी पीछे कर दिया गया। यानी अगर किसी जगह पे कोई कॉम्पिटेंसी थी तो वो इस वक्त कॉम्पिटेंसी नज़र नहीं आ रही। किसी बिल्डर की हो सकती है, किसी डेवलपर की हो सकती है, किसी बैंकर की हो सकती है। अब जब हमारे मुल्क में कैपेसिटी नहीं, जो पाकिस्तान का पोटेंशियल अब कहीं नहीं है, लोग इस वक्त इससे मैं ये समझता हूँ कि परेशानी का शिकार है। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कितने पुरअमन होंगे। जो कल आप कह रहे थे वो आज भी कहेंगे या आप नया बयान देंगे। इन सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के हवाले से जो भी फैसला हो उसमें तमाम स्टेक होल्डर बैठ के कहें कि जी मुल्क की इकानमी ऐसे ठीक करनी है। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा हुआ है उनसे सारा नहीं लेते, लेकिन कुछ लें। उनको बेशक सज़ा नहीं देते तो ना दे, लेकिन उनसे कुछ लें ताकि इस मुल्क का काम हो सके। लेकिन क्या सरदार साहब मुमकिन है इन हालात में, जब हम इतनी बड़ी तफरीक की तरफ जा चुके हैं, सियासतदान मिल बैठेंगे? मतलब साहब ये कलमिया है, मैंने सेनेट में भी बात की थी कि हमारे सियासतदानों का ना मिल के बैठना ये इतना बड़ा ख़तरनाक है कि इस हवाले से कि जो आप ये देखें कि ये जो लीड करती है मार्शल लॉ और वन मैन शो, वो क्या होता है? इसलिए कि वो कहते हैं कि तुम इंसान बनने को तैयार नहीं थे, मैं तुम्हें इंसान बना के देखा था। जब किंग अब्दुल अजीज़ ने सऊदी अरब में फतह हासिल की तो बैतुल्लाह के अंदर कई मसले थे, हर एक की अपनी नमाज थी। उन्होंने सऊदी अरब को ओवर पावर करने के बाद लोगों के सरों के ऊपर जूते मारे। उन्होंने कहा जी शरीयत एक है, कुरान एक है, सुन्नत एक है, मसले इतने कौन से आए? आप ये देखें कि हमारे मुल्क में मैंने ये इमरान खान को चैलेंज किया था कि बैठो, अगर अक़वाम आलम के दरमियान जंगें छिड़े, अजीम जंगें जिनको कहते हैं आलमी जंगें, उसका फैसला टेबल के ऊपर हो। भाई PTI कौन होती है ना बैठने वाली, क्यों ना बैठेगी? जब मुल्क के मामलात आते हैं हर पार्टी को आगे बैठना चाहिए। लेकिन ये खान साहब को जब ये बात समझ आई तो उसको देर हो चुकी थी। देखिए इस वक्त क्या है कि पॉलिटिकल जो आपका मैं ये समझता हूँ कॉन्वेंस है वो सूबाई हो, कौमी हो, उनको बैठाएं और उसमें जो कौमी और सूबाई हमारे अपनी जो असम्बली है और हमारी जो सेनेट है, इसके साथ जो हमारी देखें दुनिया सारी के अंदर सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है, रोल भी अदा करती है, वो बैठ जाए, जुडिशरी बैठे, सर जोड़ के बैठे। मैं ये समझता हूँ कि 1 या 2 दिन में फैसला हो जाएगा कि मुल्क को पहले गवर्न कैसे करना है, इसके एक डायरेक्शन का तयन हो जाए, बिल्कुल, और फिर हम आगे बढ़े। एक ब्रेक और शामिल करने प्रोग्राम में वापस आते हैं। तो बड़ी अहम बात सरदार तनवीर इलियास साहब ने एक और की कि अगर डायलॉग हो जाए तो हम मसाइल से निकल सकते हैं, और इमरान खान देर कर गए, लेकिन क्या देर, ये अब काफ़ी लंबी देर हो चुकी है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। सरदार तनवीर इलियास साहब, अभी आपने कहा कि इमरान खान साहब ने आपने कहा कि मिल बैठना चाहिए,
जंगों के बाद भी डायलॉग होता है, लेकिन देर हो गई। क्या इमरान खान साहब के लिए बहुत ताख़ीर हो गई अब? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि देखिए, इमरान खान साहब जितना जो जिस लेवल पे होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी होती है। वो हुकूमत से गए थे, लेकिन एक पार्टी, बड़ी पार्टी थी PTI, और उसके देखिए जो असरात हुए पंजाब के अंदर, मेरे साथी इस बात के गवाह हैं। हमारी पार्टी के कई मरकजी कायदीन ने भी मुझे कहा और दूसरे लोगों ने भी कहा कि एक आप अपने एंड पे भी खान से बात करें। मैंने जब खान साहब से ये कहा, चूँकि हम लाहौर में थे, तो हमने देखा कि परवेज़ इलाही साहब जो वज़ीर आला पंजाब है, दोपहर तक 3 दफ़ा खान के डेरे पे आते। 12 करोड़ सूबे का वज़ीर आला परवेज़ इलाही आम आदमी नहीं था। खान साहब के तावन से वो वज़ीर आला ज़रूर बने थे, लेकिन वो 12 करोड़ सूबे के वज़ीर आला थे। एक ख़ानदान है, यानी खान साहब जो चाह रहे थे, तो ये मैंने मेंशन की, चूँकि चौधरी ख़ानदान के साथ हमारे अपने बहुत इज़्ज़त का रिश्ता है, एहतराम का रिश्ता है। तो मैंने कहा, खान साहब देखिए, आप जब कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब, इन्होंने जो इसका मैंने कहा हुआ कि अगर आपने कहा तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन क्या इस्तीफ़ा हमारी अचीवमेंट है, क्या हमारा मकसद है? मैंने कहा, देखिए, हम सुबह से यहाँ देख रहे हैं कि 3 दफ़ा उनको बुलाया गया और परवेज़ इलाही साहब फ़ौरन आ जाते। हमने कहा, एक और बात भी हमने लाइटर साइड भी किया, हमने कहा, देखें, जब हमारी हुकूमत ख़त्म होती है तो ये आप तक शायद न इरादत पहुँचती है, हमें बड़ी फील होगी। इस वक्त पंजाब में PTI है, हमें भी मतलब खुशी होती, लेकिन वो उस बात पे न हटे। जिस दिन असम्बलियाँ डिज़ाल्व की जा रही थी, मुझे वहाँ से बुला रहे थे कि जी आप मुजफ्फराबाद से आए, हम नहीं पहुँच सकते थे, ये ज़्यादती हुई। आप उसमें से निकल के और आप इदारों को और मुल्क को मजबूर करके, बेंड करके आप अपना आर्डर मनवाना चाहते थे। ये जो आप अपना जो आर्डर निकालना चाहते थे, KP असम्बली आपने ख़त्म की, ये की, इसका मतलब कि मैं नहीं तो कोई भी नहीं। इससे मैं ये समझता हूँ कि नुकसान हुआ। और बात की जो हट दरमियाँ थी, हम उनके सियासी साथी होने के नाते उनके साथ जो हमारा फ़र्ज़ बनता था, अल्लाह जानता है कि मेरे बहुत सारे साथियों को पता है, मुझे कहते कि तू बहुत खुलूस में आगे जाता है। हमने खुलूस दिखाया भी, उनको समझाया भी, चूँकि वो कौमी इदारों के हवाले से वो खान हो, मेरा सका भाई हो, मेरा बेटा भी हो, मैं उसको भी मना करूँगा। देखिए, शिकवा हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि शिकवा नहीं हो सकता किसी से, लेकिन देखिए, बात चीज़ें बाहर करने वाली नहीं होंगी। खान का जो लेवल था ना, हमने इस हद तक अरेंज कर लिया था, इस जगह पे जहाँ पे मलिक साहब आप बैठे हैं, कि एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग भी। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि खान दुआ मारता था, खान पीछे हटता था। हमने जब भी रिक्वेस्ट की, खुदा को गवाह बना के कह रहा हूँ कि मुझे उन्होंने ये कहा कि तुम्हें यार, तुम ऐसे आदमी हो, बात ऐसे करते हो, मतलब है उसके अंदर तुम्हारी वेडिंग ऐसी कि हमें माननी पड़ती है। मुझे किसी ने लेट डाउन नहीं किया। उस वक्त के आर्मी चीफ ने आधे घंटे के नोटिस पे मेरा टाइम रखा था कि ये जब भी पैगाम लेके आए बात करें। मुझे उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा कि सरदार साहब थोड़े एतबार नहीं करना, असं थोड़ा ना आपे दिता सी, क्योंकि तुम ठीक आदमी हो, गलत बयानी नहीं करोगे, जी असं दसोगे सख्त गल हो तो नर्म कर लो उन्हें की। और आधे घंटे के नोटिस से तो मैंने खान साहब को ये कहा, मैंने कहा सर बात ये है कि देखें हमारी बात हो रही है डायरेक्ट, उनके साथी उनके साथ है, तो ये वो बीच में ऐसा नहीं है। तो मैं बात आपको देखें, हमने जहाँ पे भी मैं ये कहूँ कि मैंने कोई बाजवा साहब की कब्र में जाना है या किसी और की, मेरा हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और जब हमारे मुज़ाकरात हुए, मैं आपको बताऊँ कि कुछ जो 2-4 ऐसे पॉइंट थे वो भी मैंने खान को आके बताया कि उन्हें क्रेडिट भी दिया। मैं कोई टैक्सेशन थी, कोई ओवरसीज रेमी, ये नहीं था कि। और मैंने खान को कहा कि फ़ौज को इस तरह बुरा भला ना कहो, DNA होता है फ़ौज में तुम्हारे मुखालिफ नहीं है सारे को, देखो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो। ये जहाँ जहाँ पे हमने किया, हम स्टेज के ऊपर चढ़ के ना, तो देखिए इस तरह नहीं चल सकता। ठीक है सरदार साहब, जो भी आपने बात की, आज 16 दिसंबर है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए। हम 2 लख्त हो गए, APS का सानिया हुआ, लेकिन अगर आज सोशल मीडिया पर या कुछ सियासतदानों के बयान जब सामने आते हैं, बांग्लादेश का तज़किरा किया जाता है, क्या सियासतदान इतने मैच्योर नहीं हैं, सोशल मीडिया में बैठे हुए पॉलिटिकल वर्कर इतने मैच्योर नहीं हैं कि आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातचीत करते हुए ज़रा उनको एहसास नहीं होता? देखिए मलिक साहब, इसमें जो बुनियादी तौर पे चूँकि जब पाकिस्तान बना तो ज़्यादा अरसे तक चूँकि कायदे आज़म को ज़िंदगी ने वफा न की, वो बीमार से, और वो शायद अल्लाह पाक के दुआगो होंगे कि अल्लाह ताला मुझे इस तक पहुँचा और आगे इंशाअल्लाह मुल्क चलेगा। कायदे आज़म के दौर चूँकि सियासी लोगों ने हमेशा देखे, आप देखें कि हमारे मुल्क में दुनिया की कोई चीज़ होगी वो मिस्ट्री है, उस तक आप पहुँच नहीं सकते कि हकीकत क्या, उसके हम पुष्ट ढूंढते रहते हैं। कायदे आज़म के हवाले से भी ये कहा जाता है कि जो उस वक्त का आर्मी चीफ गोरा था, मलीर में, इन जगहों के अंदर, कराची में जहाँ पे छावनियाँ मौजूद थी, वो कायदे आज़म की मंशा के अगेंस्ट काम कर रहा था और वो
जहाँ पे ये छावनी इतने थी इतने % और होगी, मतलब बहुत सारी टेक्निकल वजूहत में। जो ब्यूरोक्रेसी थी जो अंग्रेज़ की अकेडमियों से फारग थी, वो भी एक ब्राउन साहब के हिसाब से अगर आप देखें तो वो ब्यूरोक्रेसी भी एक पूरा एक अपना निज़ाम रखती थी और उसको भी बीच में रूल करने का मौका मिला। लेकिन जो सियासतदानों का निज़ाम था, जो आइन 56 का लेके आए, 62 का लेके आए, और उसमें जितनी पजीराई होनी चाहिए थी, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए थी, परेशानी और इस तरह बढ़े। 73 का आइन हमारी एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों का भी और शायद दूसरे लोगों का भी और ब्यूरोक्रेसी का भी इसमें हाथ है, लेकिन जो होना था वो हो गया। पुराने लकीर को कोई फायदा। लेकिन आज सियासतदान उठ के क्यों ऐसी बात करते हैं? पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से बात की जाती है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सियासतदान जो होता है वो बाद वक़्त इखलास पे भी होता है और बाद वक़्त इखलास के बगैर भी बात करता है, सिर्फ पॉलिटिकल उसके लिए। आप ये देखें कि अयूब खान को मतलब इंटरफेयर करने के लिए किसने दावत दी? ज़ियाउल्लाह को किसने दावतें दी? खतूत ये लिखते थे, GHQ की यात्रा ये करते थे, और वहाँ पे भी कोई आगे आप फरिश्ते नहीं बैठे होते थे। देखें, इंसान इंसान होता है, ज़रूरी नहीं कि सबकी मंशा और मतलब नीयत आपकी मेरी तरह हो, हर बंदे की अपनी होती। लेकिन ये कहना कि कोई एक उसमें जिम्मेदारी डाली जा सकती है कि किसका कितना % कसूर है। लेकिन चले देर आए दुरुस्त है, अब भी अगर हम सुधर जाएँ तो मैं ये समझता हूँ कि मुकाम हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान को कमज़ोर किया जा रहा है, हमारे पोटेंशियल को ज़ाया किया जा रहा है, इज्तिमाई तौर पे हम सबको कोई आर्मी चीफ का दौरा है अमेरिका, अगर हम देखा जाए 1 साल के दौरान 11 ममालिक के उन्होंने दौरे किए, डॉलर की बढ़ती कीमत रुकी, इकानमी को सपोर्ट मिली, उम्मीद की जा रही है कि शायद गल्फ़ से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ सकती है। कैसा देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे इदारों के सरबराहान और कैब इस वक्त सिपा सालार अमेरिका में मौजूद हैं। चूँकि हमारी इस रीजन के अंदर अमेरिका के हमेशा से तो मतलब मफादात रहे हैं, लेकिन जो अफगान वार के बाद सूरत टोटली डिफरेंट है। लकीली अफगानिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, मार्कअप 1% नहीं है, और अफगानी जो है दरिया आमू से एक बहुत बड़ी नहर निकाल के लेके आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जहाँ पे उनके खुश्क एरिया से वहाँ पे हरियाली होगी, एग्रीकल्चर होगा, ज़िंदगी आबाद होगी। इस रीजन में चूँकि अमेरिका के इंटरेस्ट और दूसरी बड़ी क़ुव्वतों के भी इस वक्त चूँकि दुनिया में वो रवायती जंग तो नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल जंग तो खुल खुला चल रही है और उसी के अंदर बड़ी ताकतें टकरा भी रही है। इस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान चूँकि अपने मसाइल और मसाइब में गिरा हुआ है, ये जो डॉलर अभी इन्होंने कोशिश करके नीचे ले गए, अगर और नीचे ले जाएंगे तो कुछ बेहतरी होगी। चूँकि आलमी मार्केट में ऑयल की और दूसरी प्राइसेस गिर रही हैं इस वक्त, कुछ कसाद बाजारी का सा माहौल है। लेकिन पाकिस्तान को हमने एक दफ़ा किबला सीधा कर लें, सब उसके ऊपर चलें, आप महीनों सालों में देखेंगे कि हम किधर जाते हैं। लेकिन इस वक्त बगैर किसी कंसेंसस की और डायरेक्शन के, वो 8 फरवरी को कराएं, 8 मार्च को कराएं, हम डायरेक्शन लेस हैं, हमारे मुल्क का कोई ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फिर आप समझते हैं इंतखाबात की ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इंतखाबात के लिए इंतखाबात क्यों नहीं, इंतखाबात ही तो हल होते हैं। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, देखिए, उसमें मैं ये कहता हूँ कि तमाम बड़े लीडर जो हैं, मेरा जरदारी साहब हूँ, मियाँ साहब हूँ, ये चूँकि बड़े मतलब संजीदा और मुल्क के हवाले से उनकी उबुलवतनी पर कोई शक नहीं किया जाता। स्टेक होल्डर मौलाना फजल रहमान एक ये है कि वो जो सूबाई लेवल पे भी पार्टियाँ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियाँ, हमने उनको साथ रख के एस्टेब्लिशमेंट सिविल और मिलिट्री दोनों और जुडिशरी कि जी हल निकालें कि करना क्या। देखें, किसी एक के खिलाफ मुकदमा बना लेना, FIR बना लेना, वो कोई हल नहीं है। इसका जब इसका कहते हैं कि जब मिल बैठेंगे हल निकालेंगे कि जी मुल्क और कौम को इस क्राइसिस से निकालना है, तो मैं ये समझता हूँ कि हम निकाल लेंगे। हमारी लीडरशिप भी, कारकुन भी बहुत पोटेंशियल। सिक्योरिटी इदारों और अफवाज के ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया पर। सरदार साहब क्या समझते हैं, ये कौन लोग हैं? देखिए, उसमें बाद वक़्त ये होता है कि हम जो है किसी का आलाकार बनते। मुझे याद है, मैं किसी वक्त आपको क्लिप देखूंगा, मेरी जो सबसे छोटी बेटी है वो उसको 3 साल की है, और वो एक बंदे ने कचरा फेंका, हम दुबई में थे, तो वो मस्जिद को जन्नत कहती है, कहती है जन्नत के आगे कचरा फेंका। तो हम उसको कहते हैं मस्जिद है, तो वो सही प्रोनाउंस नहीं करती है। बात ये कि तसव्वुर की बात। देखिए, हमारे यहाँ पे इश्यूज़ जो है ना, आपके ऊपर वो जब तक आपके कौमी इदारों को बदनाम और आपकी फ़ौज के हवाले से बदनाम नहीं ख़त्म कर देंगे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि मुल्क इंटैक्ट रहेगा। रहा भी है, लेकिन उनको पता है वार वहाँ पे करो, हमने कोई चीज़ काटनी और तोड़नी हो वहाँ करते हैं जो उसका एक्चुअल मजबूत होता है। देखिए, मुझे ये पता है कि अमेरिका पेट्रियटिज्म के नाम पे क्या कुछ ना कर गया, कई दूसरे मुल्कों के अंदर इसकी मिसालें मौजूद। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर अपने कौमी इदारों को आप मतून करेंगे, इसमें देखें, इसके ऊपर कवानीन में सख्ती भी करनी चाहिए, ट्रेस भी करें। चाइना जैसे मुल्क में जो 1.5 अरब है सिर्फ WeChat,
हमारे मुल्क में इस वक्त 250 ऐप है जो इन बॉक्स या मतलब कम्युनिटी के थ्रू आप आपस में कम्युनिकेट करें और जो मर्जी है लिखे, जो फेसबुक पे लिखेगा, ट्विटर पे, उसका वो बेमार है। ये नहीं हो सकता। हमें मुल्क की और कौम के हवाले से फैसले करने चाहिए और उसमें किसी को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। सरदार तनवीर इलियास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। सरदार तनवीर इलियास साहब की बातें आपने सुनी। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।